वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे टार्क विच इज़ फ्रॉम द यूनिट नंबर 2। टार्क का दूसरा नाम होता है मोमेंट ऑफ फोर्स। इस तरह हमें दो नाम पता चले टार्क के, एक हो गया टार्क खुद और दूसरा मोमेंट ऑफ फोर्स। हमने इसकी डेफिनेशन 9th में पढ़ी थी। क्या थी? किसी फोर्स के गर्दिशी असर को टॉर्क कहते हैं। गर्दिशी असर को क्या कहेंगे? टर्निंग इफेक्ट। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। टर्निंग और रोटेटिंग इफेक्ट एक ही बात होती है, रोटेटिंग भी आ सकता है इसकी जगह पे। ठीक है, ये थी इसकी क्वालिटेटिव डेफिनेशन। अब हम इसकी क्वांटिटेटिव डेफिनेशन पे आते हैं, जो कि इसका फार्मूला होता है टॉ इज इक्वल टू R cross F, which means torque is the cross product of moment arm and force। अब हम इसको स्केलर फॉर्म में लिख लेते हैं क्योंकि हमने इसकी डिपेंडेंस देखनी है। टॉर्क इज इक्वल, इसको स्केलर फॉर्म में देखना है, आर एफ साइन ऑफ थीटा। यहाँ से हम इसकी डिपेंडेंस देखेंगे। टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोमेंट आर्म, directly proportional to force, it also directly proportional to theta, which is angle between force and moment arm। अब हम इसकी डिपेंडेंस देखते हैं मोमेंट आर्म पे। सबसे पहले तो मोमेंट आर्म क्या होता है? मोमेंट आर्म इज द डिस्टेंस बिटवीन पिवट पॉइंट or axis of rotation distance between pivot point or axis of rotation and force। let's have its picture। ये हम एक pivot point सपोज करते हैं। पिवट पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसके अक्रॉस बॉडी मूव करती है, ठीक है। और पिवट पॉइंट ही होता है जहाँ पर एक्सिस ऑफ रोटेशन लाई करता है। अब हम फोर्स फर्ज करें, यहाँ पे लगा देते हैं फोर्स। अब मोमेंट आर्म क्या होगा? यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस मोमेंट आर्म होगा। अब मोमेंट आर्म हमने क्या पढ़ा था? टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंट आर्म। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या मतलब? कि टॉर्क मोमेंट आर्म बढ़ाएंगे टॉर्क बढ़ेगा। इसकी तो हम लिविंग एग्जांपल देख लेते हैं कोई, जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आती है। फ़र्ज़ करें कि हाँ, अब आप दरवाज़ा जब खोलते हैं, डोर ओपन करते हैं, तो आप उसे कहाँ से पकड़ते हैं? एक डोर है, उसको हम उसके जो हिंजेस हैं, हिंजेस और जो हैंडल होता है उसके दरमियान मैक्सिमम डिस्टेंस होता है। मीन हम मोमेंट आर्म सबसे ज़्यादा करते हैं, फिर जाके हम दरवाज़ा खोलते हैं, तो हमें टॉर्क फोर्स कम लगानी पड़ती है, टॉर्क ज़्यादा होता है, ठीक है। और मतलब दरवाज़ा आसानी से खुल जाता है, उसका गर्दिशी असर ज़्यादा होता है। इसकी एक और एग्जांपल ले लेते हैं स्पैनर की। स्पैनर हो गया, और उसके साथ साथ ओपनिंग ऑफ बुक को ओपन करते हैं तो कैसे ओपन करते हैं? ये हो गया उसका पिवट पॉइंट, हम यहाँ से मूव कर रहे हैं। यहाँ से अगर हम उसे रोटेट कराएंगे तो हमें थोड़ा मुश्किल होगी, क्योंकि यहाँ मोमेंट आर्म इतना है, मोमेंट आर्म बढ़ता जा रहा है आसानी से, इस तरह से, ठीक है। ये डिपेंडेंस हो गई मोमेंट आर्म की। इसके बाद हम आ जाते हैं फोर्स पे, क्योंकि ये फोर्स पे भी तो डिपेंड करता है ना। टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के, लेकिन एक कंडीशन है जिसमें फोर्स डिपेंड नहीं करती।
फोर्स को हम जितना बढ़ा दें टॉर्क पे असर नहीं होता। वो कंडीशन ये है कि जब फोर्स कहाँ से गुजर रही हो, पिवट पॉइंट से। फ़र्ज़ करें ये एक पिवट पॉइंट है, अगर फोर्स हम यहाँ लगा देते हैं, यहाँ पे लगाते हैं, तो फोर्स के बढ़ाने से टॉर्क बढ़ेगा। लेकिन अगर हम फोर्स को इधर लगा देते हैं, तो फोर्स को इधर या नीचे की तरफ या इस पिवट पॉइंट पे जहाँ पे भी लगाएं, तो जितना भी इस हम फोर्स बढ़ा दें, टॉर्क पे असर नहीं पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, तीसरी कंडीशन है एंगल की, विच इज़ थीटा। एंगल पे डिपेंडेंस ये होती है कि फ्रॉम 0 to 90 इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टॉर्क। 0 पे टॉर्क मिनिमम विच इज़ 0 एंगल, 90 डिग्री पे मैक्सिमम होता है विच इज़ 1 नहीं RF। mean if suppose angle is 90 degree, then torque is equal to RF sine of 90 degree, which is 1 RF is equal to torque is equal to RF, which is maximum. Let us conclude some objectives. For example, अब मैं पूछते हैं टॉर्क इज इक्वल टू 0 व्हेन, तो ये कंडीशंस कब कब हो सकती हैं? जब सबसे पहले हम मोमेंट आर्म देख लेते हैं। मोमेंट आर्म विच इज़ R इज इक्वल टू 0। जब मोमेंट आर्म 0 हो तो टॉर्क 0 होगा। फोर्स 0 हो या फिर कहाँ से गुजरे, पिवट पॉइंट से। जब फोर्स पिवट पॉइंट या एक्सिस ऑफ रोटेशन पे एक्ट करे तब भी टॉर्क 0 होगा। तीसरी कंडीशन देख लेते हैं थीटा के हिसाब से, व्हेन थीटा इज़ 0 और 180। अच्छा, इसकी और भी कंडीशंस हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे और उसके बाद डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इसकी टॉर्क की डायरेक्शन। डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, कोई भी क्रॉस प्रोडक्ट हो उसकी डायरेक्शन हम राइट हैंड रूल से करते हैं। अब कोई भी क्रॉस, हम टॉर्क को वो कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं टॉर्क इज इक्वल टू R क्रॉस F। अब क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन का एक रूल बना लेते हैं। हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट में दो क्वांटिटीज़ होती हैं, इसे हम फर्स्ट वेक्टर का नाम दे देते हैं और इसको हम सेकंड वेक्टर का नाम दे देते हैं। ठीक है, और इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट किसके इक्वल है, टॉर्क के। अच्छा, अब इसकी डायरेक्शन इस तरह होती है कि राइट हैंड रूल इस पर इस तरह लगाना है कि जो फर्स्ट वेक्टर है, अब फ़र्ज़ करें कि ये है एक बीम ले लेते हैं, यहाँ पर हम लगा रहे हैं फोर्स, ये फोर्स है, ये मोमेंट आर्म है और ये पॉइंट हो गया। अब क्या करते हैं कि जो फर्स्ट वेक्टर है, ये फर्स्ट वेक्टर है, फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में हमने अपनी फिंगर्स को स्ट्रेट करना है इस तरह से। ठीक है, अब फिंगर्स हमने स्ट्रेट कर ली, फर्स्ट वेक्टर R था हमारे पास, मोमेंट आर्म की डायरेक्शन में फिंगर स्ट्रेट। अब फिंगर्स को कर्ल किसकी डायरेक्शन में करना है, सेकंड वेक्टर की। अब सेकंड वेक्टर हमारा इस तरफ है, इस तरफ, और अब मैंने फिंगर्स इस तरह की हुई हैं, तो इस तरफ तो नहीं कर सकता मैं कर्ल, इसके लिए मुझे हाथ इस तरह करना पड़ेगा। इस तरह कर लिया। इसके बाद अब हम फिंगर्स कर्ल करेंगे सेकंड वेक्टर की डायरेक्शन में, ये करेंगे। उसके बाद जो इरेक्टेड थंब होगा वो टॉर्क की डायरेक्शन को नॉमिनेट करेगा। अब ये कहाँ पे अपवर्ड है, मीन आउट ऑफ द पेज। इसका मतलब है कि टॉर्क कहाँ होगा, आउट ऑफ द पेज होगा, जो मैं इस पर ड्रॉ नहीं कर सकता क्योंकि 3 डायमेंशनल हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट और भी काफ़ी जगहों पे लगेगा, Q इंटू V क्रॉस B, इस तरह से आगे हर जगह पे ये लगेगा जहाँ हमने क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन फाइंड करनी होगी। टॉर्क दो तरह के होते हैं, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज
और एक होता है क्लॉकवाइज। कन्वेंशनली हम एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लेते हैं और इसको नेगेटिव ले लेते हैं। एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज ये टॉर्क की डायरेक्शन नहीं होती, ये डायरेक्शन होती है रोटेशन की, कि किस डायरेक्शन में रोटेट हो रही है बॉडी। ये नहीं बता रहा कि टॉर्क की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। टॉर्क की डायरेक्शन हमेशा अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है। और जबकि ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जब हम बात करते हैं कि क्लॉकवाइज टॉर्क, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, उस टाइम दरअसल हम बात कर रहे होते हैं कि रोटेशन क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, हम इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। सपोज करते हैं कि एक बीम है हमारे पास और वो हमें क्वेश्चन में दे देता है कि एक क्लॉकवाइज टॉर्क है और टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी। अब ऑप्शन में दे देता है कि क्लॉकवाइज होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी, आउट ऑफ द पेज होगी या इनटू द पेज होगी। अब हम देख लेते हैं, क्लॉकवाइज है ना, तो फ़र्ज़ करें कि फोर्स इधर लग रही है तो क्लॉकवाइज ही होगा, इस तरफ इसे रोटेट कराएगा, मीन क्लॉकवाइज इस तरह। अब ये मोमेंट आर्म, तो हम फिंगर कर्ल करते हैं, फिंगर स्ट्रेट करते हैं मोमेंट आर्म की डायरेक्शन में, ये। अच्छा, अब हमने इसे फोर्स की डायरेक्शन में रोटेट कराना है फिंगर्स को। ये रोटेट कराया, ये रोटेट कराया, तो इरेक्टेड थंब किस तरफ है, डाउनवर्ड नहीं कहेंगे, इनटू द पेज कहेंगे। डाउनवर्ड का मतलब ये होता है, ये डाउनवर्ड तो नहीं जा रहा, डाउनवर्ड तो फोर्स है, ये इनटू द पेज थंब की डायरेक्शन है, और वो थंब इनटू द पेज है, तो हम क्या लगाएंगे, डेल्टा ऑप्शन। टॉर्क की डायरेक्शन इनटू द पेज है। टॉर्क की डायरेक्शन हमेशा कहाँ होगी, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। यहाँ पर एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है उसके अंदर टॉर्क की डायरेक्शन है, और जो ये वाली डायरेक्शन है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये रोटेशन की डायरेक्शन होती है। इट्स ओके। हमारे पास दो तरह की मोशंस होती हैं, एक होती है लीनियर मोशन, एक होती है एंगुलर मोशन। लीनियर मोशन और एंगुलर मोशन में एनालॉग्स होते हैं जिनका काम तो सेम होता है, लेकिन यहाँ पर जो काम लीनियर मोशन में फोर्स करती है वही उसका एनालॉग टॉर्क एंगुलर मोशन में काम करता है। यहाँ पर होता है एक्सेलरेशन, यहाँ पर होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। लेट सपोज कर लेते हैं बॉडी यहाँ पर भी रोटेट कर रही है, मीन बॉडी इस तरफ मूव कर रही है, इस तरफ, तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी हर मोमेंट पे चेंज हो रही है, अलोंग द टेंजेंट होती है वेलोसिटी। लेकिन जब यहाँ पर हम एंगुलर वेलोसिटी देखेंगे, बॉडी इसी तरफ मूव कर रही है, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी के लिए हम एक और रूल लगाएंगे। एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पर नहीं है, अब एंगुलर वेलोसिटी इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन पे होगी, जो कि इस तरह होगा, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। मतलब ये है ना, अब फ़र्ज़ करें कि यहाँ से निकल रहा है इधर से, और ये ऐसे ऐसे, इसके अलॉन्ग एंगुलर वेलोसिटी होगी, वो फिर मैं बता देता हूँ। अब हमारे पास लीनियर मोशन में क्या होता है, F इक्वल टू ma। अब फोर्स का एनालॉग होता है टॉर्क, मैस का होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और उसके बाद एक्सेलरेशन का हमारे पास। अच्छा, तो यहाँ पर इसके एनालॉग्स ये हो गए। फोर्स का एनालॉग टॉर्क लिया हमने। यहाँ पर हमें पता चला कि टॉर्क किसी और चीज़ पे भी डिपेंड कर रहा है, आई एल्फ़ा। अब हम टॉर्क की जो डिपेंडेंस है वो अल्फ़ा के अकॉर्डिंग देखते हैं। अल्फ़ा क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन हमारे पास कैसे आएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन आता है हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी से, जिसे ओमेगा कहते हैं हम। ओमेगा कैसे आता है हमारे पास, बॉडी की रोटेशन से। बॉडी की रोटेशन दो तरह की होती है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इसके बाद हम एक केस ले लेते हैं, नहीं बल्कि यहाँ हम पहले देख लेते हैं कि टॉर्क की ओमेगा पे क्या क्या डिपेंडेंस है। अच्छा, अगर मैं कहता हूँ कि ना कि जो बॉडी है वो यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रही है। जब मैंने कहा यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रही है,
तो इसका मतलब है कि एंगुलर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। जब एंगुलर वेलोसिटी चेंज नहीं होती तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, ज़ीरो, क्योंकि अगर इसकी पहले एंगुलर वेलोसिटी सपोज 2 थी रेडियन पर सेकेंड, तो शुरू में, उसके बाद फिर 2 ही रही, फिर 2 रही, फिर 2 रही, हर इंस्टेंट पे 2 है। ये ओमेगा आई हो गया, ये ओमेगा एफ हो गया। अब ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई ओवर टी इज इक्वल टू एल्फ़ा, विच इज़ 2 माइनस 2 ओवर 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी ओमेगा यूनिफॉर्म होगा एंगुलर एक्सेलरेशन ज़ीरो, और जब एंगुलर एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा तो हमारे पास टॉर्क इस फार्मूले के ज़रिए ये वाला जो है टॉर्क भी ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन ज़ीरो। अब हम यहाँ लिख लेते हैं टॉर्क आई एल्फ़ा, एल्फ़ा डिपेंड्स ऑन ओमेगा, ओमेगा डिपेंड्स ऑन रोटेशन। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि एंगुलर मोशन में टॉर्क के 4 केसेस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी कंसेप्चुअल। इसके लिए आपको मेरी अगली वीडियो देखनी होगी। थैंक यू।